हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 कदम भाग 8 आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल तैयारी में। तो सबसे पहले मैं उन सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे अभी तक के 10 कदम के सभी भागों को बहुत बहुत लाइक किया, शेयर किया और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें और भी सुधार होने की आवश्यकता बताई। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। इन केस ऑफ CGHS द एम्प्लॉयर एज। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात हो रही है CGHS। तो CGS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेसिकली एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ही एम्प्लॉय जो वर्किंग हैं, यानी कि जो अभी कार्यरत हैं और जो रिटायर्ड हैं, दोनों ही पर्सन कवर होते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, पेंशन के केस में जो पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत, पेंशनर चाहे तो एक बार पैसा कटवाए, अगले 10 वर्ष या पूरी जिंदगी यानी कि होल लाइफ उसे ये हेल्थ पॉलिसी के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वो चाहे तो कंटिन्यू ये पैसा भी डिडक्ट करवा सकता है। लेकिन एम्प्लॉय के केस में आप देखेंगे जो अभी वर्किंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, हर महीने सैलरी से कुछ पैसा डिडक्शन होता है CGHS के लिए। सो इस हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आप देखा कि एम्प्लॉय जो वर्किंग है और जो पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो दोनों ही कवर होते हैं। अब यहाँ पर कवर कैसे होते हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये बेसिकली एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, यानी कि वो खुद तो कवर हो ही रहे हैं, उनके साथ उनकी वाइफ और उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स, साथ ही साथ बच्चे जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं हो, या शादी यदि बच्चों की हो गई जो भी पहले हो, यानी अगर 18 वर्ष में किसी बच्चे की शादी कर दी गई है, बच्चे की शादी होते ही वो उस पॉलिसी से आउट हो जाएगी। साथ ही साथ माइनर सिस्टर एंड ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी में सिस्टर और ब्रदर भी कवर होते हैं जो कि माइनर है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं है। सो आपने देखा ये बेसिकली पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, यानी यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पॉलिसी है, यह एक स्वास्थ्य बीमा, केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से यह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को यह स्कीम के लाभ दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु कनेक्ट्स पीपल हु वांट इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको हम बताना चाहेंगे इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर के बीच में बेसिक डिफरेंस। सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन बी, ब्रोकर्स। जी हाँ, ब्रोकर्स और एजेंट के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो एजेंट होता है वह इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको इंश्योरेंस एजेंट के बारे में डिटेल बताई थी। जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उनके तरफ से अपने प्लान्स को आगे कस्टमर्स को बताने के लिए एजेंट रिक्रूट किए जाते हैं। सो इस एजेंट को जो लाइसेंस है वो IRDA द्वारा दिया जाता है। सो एजेंट रिप्रेजेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी को। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रोकर की। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पॉलिसी बाजार। सो वहां पर कस्टमर जाके अनेक कंपनियों की, इंश्योरेंस कंपनियों के पॉलिसी के कंपेरिजन कर सकता है। सो पॉलिसी बाजार बेसिकली उन कस्टमर्स को जिनको इंश्योरेंस की नीड है, इंश्योरेंस की जरूरत है, उन कस्टमर्स को कनेक्ट करता है। किनसे? इंश्योरेंस कंपनी से। सो ब्रोकर इज द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हु प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी। जी हाँ, प्रशासनिक सुविधाएं इंश्योरेंस कंपनी को कौन प्रोवाइड करता है? सो सी इज द करेक्ट आंसर, TPS। दोस्तों TP के बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए आपको हमारा जो भाग 10 कदम भाग 1 से लेकर 4 तक के वीडियो देखने होंगे। सो उन वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी जानकारी मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेफिनेशन ऑफ डैश मोस्ट कॉमन क्रिटिकल इलनेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय IRDA। जी हाँ दोस्तों, IRDA की नई गाइडलाइन के अनुसार IRDA ने क्रिटिकल इलनेस के जो स्टैंडर्ड, जो कॉमन जो क्रिटिकल इलनेस होती है आज की तारीख में, उनकी संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो क्रिटिकल इलनेस की कैटेगरी में आता है एज पर IRDA। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 तरह की ऐसी बीमारियां जो आजकल कॉमन हो गई हैं, जैसे कि कैंसर, फर्स्ट हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टोटल ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, इस तरह की काफी बीमारियां हैं जो आजकल कॉमन है। सो IRDA के अनुसार यह बीमारियों की जो संख्या है दैट इज 20। आगे बढ़ते हैं। UHIS इज अवेलेबल फॉर अ ग्रुप ऑफ और मोर फैमिलीज। सो ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों,
सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे UHIS का फुल फॉर्म क्या है। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल, राइट, यूनिवर्सल। H स्टैंड्स फॉर हेल्थ, I स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस एंड S स्टैंड्स फॉर स्कीम। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आप ध्यान देंगे दो तरह के परिवार कवर होते हैं। एक होते हैं APL जिसे हम कहते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, दूसरे होते हैं BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। दोनों को ही यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट के केस में यदि जो परिवार में कमाने वाला सदस्य है उनका जो बीमा होता है वह 25,000 रुपए का होगा, यानी सम एश्योर्ड पर्सनल एक्सीडेंट के केस में जो डेथ बेनिफिट मिलेगा दैट इज 25,000। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड यानी हॉस्पिटल में कोई एक्सपेंसेस है सो वहां पर जो सम एश्योर्ड है दैट इज 30,000 सम एश्योर्ड इज देयर, यानी 30,000 तक का हॉस्पिटल में खर्चा होने का जो पैसा है वो इस प्लान के अंतर्गत, जो स्वास्थ्य पॉलिसी है इसके अंतर्गत कस्टमर को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रीमियम की कैटेगरी रखी गई है भारत सरकार द्वारा वह दोनों ही परिवार के लिए अलग अलग रखी गई है, प्रीमियम चार्ज किया गया है। सो सबसे पहले हम देखेंगे यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन यानी खुद की लाइफ पे अगर कोई पॉलिसी लेता है यह UHIS के अंतर्गत वो APL कैटेगरी में आता है, सो उसे यहाँ पर सालाना 365 रुपए देने होंगे। लेकिन BPL के केस में देखेंगे यहाँ सिर्फ 200 रुपए प्रीमियम सालाना उन्हें पे करना पड़ेगा अपनी खुद की लाइफ के लिए। यहीं अगर हम बात करें वह खुद की लाइफ के अलावा अपनी वाइफ और 3 बच्चों तक का उसमें कवरेज होगा, यानी कि कुल 5 सदस्यों के लिए जो ये पॉलिसी अगर लेंगे कोई तो उस APL परिवार वालों को जो प्रीमियम पे करना होगा दैट इज 548 रुपीज पर एनम। और लेकिन अगर BPL की बात करें तो यहाँ पर BPL परिवार को केवल 300 रुपए मात्र में ही यह पॉलिसी अवेलेबल हो जाएगी। यदि परिवार में 7 सदस्य यानी कि 5 तो ये है ही, वाइफ, 3 बच्चे, खुद और साथ में माता पिता, जी हाँ दोस्तों पेरेंट्स भी इसमें अगर कवर करने हो सो यहाँ पर APL का अगर कोई व्यक्ति है सो उन्हें प्रीमियम देना पड़ेगा 730 रुपए सालाना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन BPL के केस में आप देखेंगे सिर्फ 400 रुपए में ही यह पॉलिसी अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। UHIS अवेलेबल फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 और मोर फैमिलीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉस ऑफ फिंगर्स एंड टो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जी हाँ दोस्तों, हाथ और पैरों की उंगलियों के लॉस को एक एग्जाम्पल कहलाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज PPD। PPD स्टैंड्स फॉर परमानेंट, जी हाँ दोस्तों, स्थायी रूप से, पार्शियल डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं PPD, यानी कि जो हाथ और पैरों की उंगलियां हैं वो PPT के अंतर्गत आएंगी। TTD का फुल फॉर्म होता है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी और PTD का फुल फॉर्म होता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अपॉइंटेड एक्चुअरी रिव्यूज द हेल्थ प्रोडक्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ बीइंग अकॉर्डिंग फाइल एंड यूज अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वर्ड आया एक्चुअली। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोई भी बीमा कंपनी है उनके अंदर जो एक्चुअरी होते हैं, एक्चुअली बेसिकली पर्सन होते हैं जो किसी भी बीमा के अंतर्गत जो हाँ कस्टमर प्रीमियम पे करता है सो उस प्रीमियम को डिसाइड जो करते हैं वो एक्चुअरी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो प्लान की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम एक्चुअरी का होता है। जैसे ही प्लान बन जाता है, बनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी इसको IRDA के पास भेजती है अप्रूवल के लिए। IRDA उसको टोटल डिसाइड करता है, चेक करता है क्या यह प्लान कस्टमर्स के लिए सुटेबल है, उसके बाद ही उन्हें अप्रूव किया जाता है टू सेल इन द मार्केट। सो हम देख रहे हैं एक्चुअली बेसिकली कंपनी में प्रीमियम और प्लान बनाने के लिए अपॉइंट होता है। सो एक्चुअली इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के बारे में बात करते हैं। लाइफ के केस में जो चार्जेस करते हैं जिसे हम कहते हैं मॉर्टेलिटी चार्जेस। जी हाँ, तो सम एश्योर्ड के एवज में जो कंपनी चार्जेस लेती है दैट इज मॉर्टेलिटी चार्जेस इन लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन हेल्थ के केस में हम बात करेंगे इस मॉर्टेलिटी चार्जेस का नाम बदल करके मॉर्बिडिटी हो जाता है। तो दैट इज मॉर्बिडिटी चार्जेस, यानी हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपका कोई हेल्थ की रिलेटेड पॉलिसी है उसके अंदर जो सम एश्योर्ड है उसके एवज में कंपनी आपसे मॉर्बिडिटी चार्जेस लेती है। दोनों ही केस में आप देखेंगे एक्चुअली जो है वो ये कैलकुलेशन करता है कि प्रति 1000 व्यक्ति कितने लोगों की मृत्यु होती है लाइफ के केस में। लेकिन हेल्थ के केस में हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है
कि ऐसे कितने वर्ष बाद में एक्चुअली अपनी पॉलिसी को, हेल्थ की पॉलिसी को रिवाइव करता है। सो हर यानी प्रत्येक 5 वर्ष से एक्चुअली अपने हेल्थ के प्रोडक्ट्स को रिवाइव करेगा कि क्या अब उसमें हेल्थ के प्रोडक्ट में प्रीमियम चेंज करने की आवश्यकता है। यदि उसे ऐसा लगता है सो प्रीमियम चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, प्लान कंटिन्यू रहेगा। सो प्रत्येक 5 वर्ष से वह पॉलिसी में प्रीमियम का रिवैल्यूएशन करेगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अर्थक्वेक दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज अ विलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जी हाँ दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर, कैटेस्ट्रोफिक। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैटेस्ट्रोफिक रिस्क की। आप देखेंगे कैटेस्ट्रोफिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक आपदाएं। जी हाँ दोस्तों, जो कि नेचुरल तरीके से जो कैलेमिटीज आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं भूकंप, बाढ़, सुनामी, इस तरह की आने वाली जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जिसके अंतर्गत एक बड़े पैमाने पर ह्यूमन लाइफ वैल्यू का लॉस होता है, उनके द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। तो इस तरह की जो रिस्क होती है वो कैटेस्ट्रॉफी रिस्क कहलाई जाती है। इंश्योरेंस कंपनी जनरली इस तरह की रिस्क कवर नहीं करता हो। आप सबने एक पिक्चर देखी होगी, ओ माय गॉड, उसके अंदर बात हुई थी एक्ट ऑफ गॉड। सो एक्ट ऑफ गॉड, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, ये सभी एक्ट ऑफ गॉड के अंतर्गत यानी नॉर्मल फिनोमिनन के अंतर्गत इट्स टाइप ऑफ कैटेस्ट्रोफिक, यह एक प्रकार की कैटेस्ट्रोफिक रिस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिस्क। जी हाँ, हमने पिछले रिस्क में बात की थी, जो कि प्राकृतिक आपदा के बारे में बात की थी अपने पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर जो वॉर है जिसे हम कह सकते हैं युद्ध। इसी तरह से हम उदाहरण लेते हैं बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, और आप बात करेंगे यहाँ पर इन्फ्लेशन। सो यह एक इस तरह की आपदाएं हैं जो मनुष्य द्वारा लाई गई हैं, यानी युद्ध, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई दर, यह सब मानव द्वारा ही किए गए कामों के कारण इस प्रकार की रिस्क होती है। सो इस तरह की जो रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी मे और मे नॉट कवर भी कर सकती है, नहीं भी कवर कर सकती। सो इस तरह की रिस्क को बेसिकली हम कहते हैं फंडामेंटल रिस्क। जी हाँ, वॉर, आप युद्ध कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सभी फंडामेंटल रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। इन फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट व्हाट टाइम। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात कर रहे हैं आग लगने या दुर्घटना होने के दौरान जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर द्वारा ली जाती है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखती है। यह बेसिक मूल सिद्धांत है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वह किस समय प्रेजेंट होना चाहिए? सो यह फायर एंड एक्सीडेंट जनरल की कैटेगरी में आता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। जी हाँ, पॉलिसी लेते वक्त और क्लेम करते वक्त दोनों ही टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। हमने पिछले वीडियोस में आपको मिस्टर एक्स के उदाहरण से बताया था। एक मिस्टर एक्स है जिनके पास उनका खुद का घर है, 1 करोड़ की उन्होंने उस पर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उन्होंने कुछ टाइम बाद में 6 महीने बाद में यह घर मिस्टर वाई को सेल कर दिया। सो यहाँ पर मिस्टर वाई ने जैसे ही घर परचेस किया उसके ठीक 1 महीने बाद जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू थी, इस घर में आग लग जाती है और आग लगने के कारण एग्जैक्ट मान लीजिए 20 लाख का लॉस हुआ। सो यहाँ पर जो इंश्योरेंस का अगर हम बात करें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, पॉलिसी लेते वक्त जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट था वो मिस्टर एक्स का इस घर के प्रति था, लेकिन अब जबकि क्लेम हो रहा है, जब आग लग चुकी है, सो मिस्टर एक्स का क्लेम करते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट इस पॉलिसी में नहीं है, यानी कि जो आर्थिक रूप से हानि हुई है वो मिस्टर वाई को हुई है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर मिस्टर वाई का होता है। सो इस केस में क्लेम मिस्टर एक्स को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो पैसा मिलेगा लॉ ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से 20 लाख का एग्जैक्ट अमाउंट मिस्टर वाई को पेड कर दिया जाएगा। सो जनरल इंश्योरेंस के केस में हमने देखा पॉलिसी लेते वक्त भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ क्लेम करते वक्त भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। लेकिन लाइफ के केस में हम देखेंगे थोड़ा सा मामला उल्टा है। लाइफ के केस में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक पॉलिसी परचेस की और परचेस करते वक्त उसके अंदर जो नॉमिनी है उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ नॉमिनी बनाया और 1 करोड़ का टर्म प्लान परचेस किया। जी हाँ दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त उन्होंने अपनी पॉलिसी में यहाँ पर वाइफ को नॉमिनी बनाया। इस केस में अगर डेथ होती है सो पैसा मिस्टर एक्स की वाइफ को मिल जाएगा। लेकिन एक मिस्टर वाई हैं, उन्होंने भी सेम पॉलिसी ली, 1 करोड़ का रिस्क कवर लिया, लेकिन यहाँ पर जो वो नॉमिनी है
वो अपनी पड़ोसन यानी कि अपने नेबर पड़ोसी को या अपनी साली जी को या अपने साले जी को नॉमिनी बनाते हैं। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मिस्टर वाई के न रहने पर उनके पड़ोसी पर आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं होगा। सो यहाँ पर हमने देखा लाइफ इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी लेते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में, फायर एक्सीडेंट इस तरह के केस में पॉलिसी लेते वक्त और क्लेम करते वक्त दोनों ही टाइम इंश्योरेंस इंटरेस्ट का होना आवश्यक है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आज का 10 कदम भाग 8 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी अवेयर कीजिए इंश्योरेंस के बारे में, और जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले 10 कदम भाग 9 में। थैंक यू।